सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं यश भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शब्द.com पर। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाने वाला देश और इस लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है चुनाव। चुनाव चाहे केंद्र के हो, चाहे राज्य के हो और चाहे कहे अपने नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हो। वैसे देखा जाता है कि एक शिशु का जब जन्म होता है तो उसका जो पालन पोषण जब उसके आरंभिक एज में होता है, शुरुआती आयु में जब होता है, जब वो बच्चा 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, जब अपने वो एक शिशु वाली उम्र में होता है तो उसका जितना पालन पोषण अच्छे से किया जाए, जितनी खुराक उसे अच्छी से दी जाए, उसका जीवन, उसका मानसिक शारीरिक विकास उतना अच्छा होता है। ऐसे कहा जाता है कि एक आधारभूत संरचना, जो क्षेत्र की जो संरचना होती है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, वो नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में ही उसकी जिम्मेदारी दी जाती है प्रत्याशियों को, और जो चुनकर आता है वही क्षेत्र के उन मूलभूत सुविधाओं पर काम करता है और अपने लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीख भी निश्चित हो चुकी है। आने वाले कुछ हफ्तों में चुनाव होने वाले हैं। सभी प्रत्याशी अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अपनी बातें, अपने विज़न अपने मतदाताओं को पहुंचा रहे हैं। देश में जो 2 सबसे बड़ी पार्टी है उसके उम्मीदवार तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की यही खासियत है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने भी एक आम जनसेवक, एक आम कार्य करने वाला आदमी भी, एक आम प्रत्याशी भी इतनी बड़ी पार्टियों के सामने अपना मत रखता है और चुनाव लड़ता है और अपने लोगों के लिए काम करने के लिए तत्पर होकर अपनी सारी मेहनत करता है। जो वो लोग होते हैं निर्दलीय प्रत्याशी, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपने लिए अपनी बात रखने का पूरा हक है और चुनाव लड़ने का, निर्वाचित होने का भी पूरा हक है। इसी कड़ी में हम उज्जैन में नगरीय निकाय चुनावों में, उज्जैन में 54 वार्ड है, तो आज हम वार्ड 53 से निर्दलीय प्रत्याशी मैडम सुनीता राजेश सोलंकी से मिलने आए हैं, उनसे बात करने आए हैं। साथ ही में उनके हस्बैंड जो उनके मार्गदर्शक भी रहे हैं, राजेश जी, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि उनका क्या विज़न है, कैसे वो अपने मतदाताओं के पास जा रहे हैं, कैसे अपनी बात पहुंचा रहे हैं और किन समस्याओं को वो सुलझाकर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य करना चाहेंगे। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, अच्छा हूँ सर। कैसी चल रही है चुनावी तैयारियाँ? बढ़िया, ज़ोर शोर से परिवार का मेरे उत्साह है, मुझे बड़ा सम्मान कर रहे हैं। बढ़िया, मैं उन लोगों के बीच में जाकर मेरी बात रख रहा हूँ और पुराना मेरा परिचय, पिछले 2.5-3 साल से उनके बीच में रहा हूँ और बढ़िया काम किया है। और वो दोनों प्रत्याशी बाहर के, मैं स्थानीय प्रत्याशी हूँ और निर्दलीय लड़ रहा हूँ और मुझे मेरे निवासी को पर मुझे विश्वास है, तो मुझे वोट देंगे और मैं जीत के आऊँगा। अच्छा, कब लगा अपने को कि आम जिंदगी से हटकर समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए? आप चाहे तो आप भी आराम से जी सकते हैं। हर कोई लोगों को ऐसा लगता है कि व्यक्ति मज़े के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए या फिर कुछ भी कहें, अपनी पावर पाने के लिए राजनीति में आ रहा है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। राजनीति में अगर कोई व्यक्ति उतरता है तो मुझे लगता है कि उसका पहला कर्तव्य ज़रूर ही यही होगा कि वो क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है। क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद 5 साल अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना आसान काम नहीं है। हर किसी के हाथ में ये होता भी नहीं कि आप 5 साल सुबह शाम दिन रात अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के लिए काम करें और जी तोड़ मेहनत करके उनको अपनी बातों का, अपने अधिकारों का हित दिलाए। तो आपको कब लगा कि यार मुझे उतरना चाहिए इस रणभूमि में, चुनावी रणभूमि में उतरना चाहिए और एक बार अपने कामों का जायज़ा लेना चाहिए कि कितना लोग मुझे चाहते हैं, कितना लोग मुझे पसंद करते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं 1991 से राष्ट्रीय स्वयं संघ का कार्यकर्ता बना और कंटिन्यू में काम करता रहा और फिर मैं राजनीतिक क्षेत्र में चले गया। मैं भारतीय जनता पार्टी का इस मंडल का महामंत्री बना। महामंत्री के नाते मैंने कार्य किया और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो संगठन में जो समझना था वो मैं समझ चुका हूँ कि मेरा सेवा भाव और पब्लिक के बीच में मुझे काम करना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। वो कुछ लोगों को किसी का शौक है, मुझे सेवा करने का शौक है। अच्छा, क्या समस्या आप देखते हैं इस क्षेत्र की? ये जो वार्ड 53 है और इसकी जनसंख्या, जैसी मैं देख रहा हूँ, इसके वोटर 15,000 के आसपास, 15,500 के आसपास इसके वोटर है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से भी मैंने देखा काफ़ी वृहद क्षेत्र है। क्या समस्या है मूलभूत आपने देखी कि यार इनका निपटार होना चाहिए, है ना? बिल्कुल अब आम भाषा में अपन बात करते हैं कि मन में भी विचार आता होगा कि यार
ये दिक्कत है, इसका तो बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना कैसे आम जनों का काम चलता है, इसका तो बिल्कुल निपटारा और इसका समाधान होना ही चाहिए। क्या देखते हैं? देखिए, हमारा वार्ड जो क्षेत्रफल है, हरियाखेड़ी से लेकर सक्करवासा, मालनवासा, गोयला खुर्द, राजीव गांधी नगर, 300 क्वार्टर, तिरवणी बिहार, इंजीनियरिंग कॉलेज, बसंत बिहार ABC, तारामंडल, आनंद नगर, हरिओम बिहार, महानंदा नगर, पुलिस लाइन, महाशक्ति और सर्किट हाउस, ये क्षेत्रफल है 15,476 है। उसमें से एम मतलब मुस्लिम वोट 143 वोट है, मैंने वो भी अध्ययन किया है ना। हमारा क्षेत्र बड़ा होने के कारण कुछ प्राधिकरणों के हिस्से है, हमारे कुछ गांव हैं जो हमारे वार्ड में जुड़े हुए हैं। उस गांव में अभी तक बहुत सारी कार्य हुआ है, कुछ बाकी कार्य है, जैसे छोटी मोटी समस्याओं को लेकर नाली, गटर, रोड कुछ नहीं बन पाई किसी कारणवश, जो कि हमारे राजीव गांधी नगर में कम से कम 30 साल पुराना परिवार रह रहा है मेरा। ये परिवार को दो बड़ी समस्या है, एक तो इनके घर के ऊपर से 11,000 वाट की लाइट है, उससे कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। दूसरा है कि हम कार्यक्रम करते हैं छोटा मोटा, हम अनुसूचित जाति का लोग कोई कार्यक्रम करता है तो वो गार्डन लेने में उसको बहुत तकलीफ आती है, क्योंकि 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया नहीं दे सकता है। तो मेरी सबसे बड़ी मूल मांग, और मैं मध्य प्रदेश सरकार से या पार्षदगिरी से करा के एक शुभम मांगली भवन लाने की पूरी प्लानिंग है। मैंने सरकारी ज़मीन देख रखी है, पटवारी जी से बात हो चुकी है कितने लाख का है। मैं राज्यसभा से पैसा लूँगा, सांसद जी से लूँगा, विधायक जी से लूँगा, गंदी बस्ती से पैसा लूँगा। मैं संपूर्ण किसी भी स्थिति में 2 महत्वपूर्ण कार्य करूँगा। तीसरा, इस वार्ड में 7 आंगनवाड़ी है, 7 आंगनवाड़ी, 1 आंगनवाड़ी केवल सरकारी में चल रही है और 6 आंगनवाड़ी प्राइवेट का लोगों के बीच में, जो कि हमारे पास सरकारी ज़मीन है, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि भवन नहीं बना पा रहे। हम भवन बनाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ की जो बहन बेटी है, हमारे को कोई चेकअप कराना रहता है तो हमारे को फ्रीगंज जाना पड़ता है, हमारे को कोई इलाज कराना रहता है तो सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता है, चामुंडा माता। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर सिविल का एक अस्पताल खुलना चाहिए, दवाखाना खुलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। दूसरा, हम लोग कुछ भी बात होती है यहाँ पर छोटा मोटा विषय को लेकर, तो हमारे प्रति कुछ ऐसी बात आती है कि यार देख लेंगे। हमारे इधर लाइट 5-5 घंटे बंद कर देते क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से लाएं पैसे। भाई, हमारे पहले कच्चे मकान थे, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन गए, अब वही मकान का बिल 5,000 कर दिया, जो कि पहले 50 रुपये होता था। अब हम कहाँ से भरें, हम भर नहीं पा रहे तो हमारी लाइट काट दी जाती है। फिर भी हम मच्छरों में, हमारे को इतनी सुविधा चाहिए, हम जो कि हम भी वोट के अधिकार है, यहाँ के लोग टैक्स भर रहे हैं, टैक्स नहीं चोरी कर रहे, उसके बाद भी सरकार, नगर निगम हमारे को सुविधा नहीं दे पा रही है। हमारी सरकार है, उसके बाद भी हम मदद नहीं कर पा रहे इनके। यहाँ पर आवास योजना में, आवास योजना आज भी कुछ परिवारों को आवास योजना नहीं मिली। राजीव गांधी में आज भी एक विकलांग महिला, उसको आज तक वो नहीं मिला, वो मैंने उसका फॉर्म भरा। हरियाखेड़ी में आज भी फॉर्म भरा रहे, आज भी हम संपूर्ण काम नहीं कर पा रहे। तो ये मेरी समस्या है। अच्छा, क्या आपको लगा कि ये जो क्षेत्र है, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो वार्ड 53 है, ये शहर और ग्रामीण दोनों का मेलजोल वाला क्षेत्र है, क्योंकि इसमें शकरवासा और हरियाखेड़ी ऐसे 3-4 ग्रामीण क्षेत्र भी है। और देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं पॉश कॉलोनियाँ भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मॉल और सुपरमार्ट भी मौजूद है, विद्यालय भी मौजूद है, और साथ ही साथ शासकीय भूमि और शासकीय कार्यालय भी है, स्कूल भी है। और ये जो एरिया है, ये पूरा वृहद क्षेत्र में फैला है और काफ़ी इसमें खुलापन भी है, हरियाली भी बहुत है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उज्जैन एक, जैसे कि हम जानते हैं कि धार्मिक नगरी है ना, और एक संस्कृति को लेकर उज्जैन का पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व भर में अलग ही महत्व है ना, क्योंकि हम जानते हैं एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग उज्जैनी में मौजूद है। 7 पवित्र सप्तपुरियों में भी उज्जैन मौजूद है, और कालिदास, विक्रमादित्य की कर्मभूमि, जन्मभूमि रही है, श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली रही है। तो शिक्षा को लेकर काफ़ी महत्व है और संस्कृति को लेकर काफ़ी महत्व है उज्जैन में। आपको क्या लगता है कि उज्जैन में शिक्षा की क्या स्थिति है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मेरे वार्ड में तारामंडल है, तारामंडल में पूरा विश्व का दिखाया जाता है। क्या लगता है तारामंडल की स्थिति अभी क्या कैसी? बहुत टॉपर है, बहुत बढ़िया है, केवल उसका एडवर्टाइज नहीं हो पा रहा है।
उसको अपन पूरी तरीके से बता नहीं पा रहे हैं बता छात्रों नहीं को कि अपने पास इतनी अच्छी चीज़ें हैं। जी, हम बता नहीं पा रहे कि हमारे पास इतना अच्छा डाटा है, हम पेश नहीं कर पा रहे, या हमारी कमी माने या हम परोस नहीं पा रहे, जो कि एक बार यदि वहाँ आदमी चले जाए तो समझ में आता है कि तारामंडल बहुत बढ़िया, पर हम बता नहीं पा रहे। उज्जैन का ये प्रॉब्लम है, और वो वार्ड मेरे वार्ड में ही स्थान में है। और आपको इस बात की जानकारी भी होगी क्योंकि मैं उसके बगल में ही, उसके पीछे एक सर्प अनुसंधान केंद्र है जी। मैं खुद जाकर वहाँ पर उस पर एक एपिसोड बनाकर आया हूँ। वहाँ के संचालक मुकेश इंगली जी से मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू है, उनसे मैंने खूब सारी जानकारी ली सर्प और रेप्टाइल्स के बारे में। तो वो भी, आपको क्या लगता है कि उज्जैन में इतने अच्छे 2 संस्थान और 2 केंद्र होने के बावजूद भी क्या उज्जैन के सारे छात्रों को पता है कि वो अपने उज्जैन में ये चीज़ मौजूद है, और उन्होंने क्या वहाँ जाकर कभी विजिट भी किया है? आपको ऐसा लगता है? धन्यवाद, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने सर्प उद्यान के लिए अभी 40 करोड़ रुपया दिया है। माननीय मुकेश जी हिंगले वो कर रहे हैं उसको, डॉक्टर मोहन यादव जी का खूब प्रयास है, और बढ़िया पूरा विश्व का जो अपने भारत में सांप की जो नस्ल नहीं मिल पाई थी, यहाँ दिखने को मिलेगी और खूब बड़ा होगा। क्या है कि थोड़ा सी प्रॉब्लम वो आ रही है कि कुछ लोगों से हमने पैसा ले लिया 10% बगीचे का, उस बगीचे में हमने वो डाल दिया है, तो वो थोड़ी तकलीफ आ सकती है। बाकी तो खूब बढ़िया प्रोजेक्ट है ये हमारा, अब और मेरे वार्ड में, ये मेरे वार्ड में। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको भगवान ने, ईश्वर ने, जनता ने मौका दिया, आपको आशीर्वाद दिया, क्या आपको लगता है कि 5 साल में क्या बदलाव ला पाएंगे आप इस क्षेत्र में? भाई साहब, मुझे आशीर्वाद दे दिया है मन से और मोबाइल से। मेरे पास रोज़ कॉल आते हैं कि मेरे 3 वोट है, मेरे 7 वोट है, मेरे 13 वोट है, आप चिंता मत करना, मैं आपको वोट दूंगा। एक 70 साल की बूढ़ी महिला, मेरी दादी जैसी उम्र की, वो मुझे कहती है कि चिंता मत करना, मैं तेरे को कैमरे में वोट डालूंगी, क्योंकि मैंने उनकी पेंशन चालू कराई, मैंने उनकी पेंशन कराई, है ना। क्योंकि यहाँ पर आशा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर 4300 वोट मेरी जाति के, भलाई समाज के, है ना, सारे लोग मुझे लाड़ कर रहे हैं। 3 गांव हमारे पटेलों के हैं, आइना परिवार के, वो पटेलों के परिवारों के बीच में मैंने काम किया है। सारे अच्छे लोग हैं, मेरे हमेशा मदद करने वाले लोग हैं। दूसरा और भी महाराष्ट्रन परिवार है, मतलब सभी जाति के लोग मुझे बड़ा लाड़ से देखा जा रहा है। और मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ का हूँ, मैं किसी जाति को नहीं मानता हूँ, पर मुझे सभी तरफ से लाड़ आ रहा है। चलिए, निर्दलीय बन के काम करिए। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। मैं चाहता हूं कि एक योग्य आए उम्मीदवार हर क्षेत्र में, और जैसा आप बता रहे हैं कि आपने इतना काम किया, तो जनता तो मुझसे ज़्यादा जानती है, जनता ने सब देखा है कि कौन हमारे बीच रहा है, तो जनता मेरे ख्याल से जो चुनेगी सही ही चुनेगी। फिर भी मेरी ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, धन्यवाद।